हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गौरव में। दोस्तों, आज के वीडियो में 2011 से लेकर अब तक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से संबंधित सभी प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। अब तक इसके 10 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। उन सभी 10 प्रश्नों को इसमें हमने सॉल्व किया है। साथ में इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी PDF हैं मैंने हैंड राइटिंग नोट्स में बनाई हैं, वो भी आपके सामने आएंगी। तो एक एक करके मैं पहले इसको एक्सप्लेन करूंगा, बाद में इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको बता दें, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ये रहा आपके सामने मेरा लिखा हुआ पहला PDF। वह विज्ञान जो संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, उनकी तुलना करने और उनकी व्याख्या यानी एक्सप्लेन करने की जो विधि होती है वो सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी स्टैटिक्स, इसी को हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या केंद्रवर्ती प्रवृत्ति की मापन भी कहते हैं। इसे कई अन्य तरीक़ों से भी कहा जा सकता है। तो कौन कौन से तरीके हैं उसकी बात भी करते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। इसको 2 तरीक़ों से और कहा जाता है। उन 2 तरीक़ों की चर्चा भी हम लोग अगले PDF में करने वाले हैं। बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा। आज तक आए हुए सभी क्वेश्चनों का समावेश मैंने इस वीडियो में किया है। तो चलिए इसको PDF को आगे बढ़ाते हैं। पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं। यानी आवृत्ति वितरण का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी, यानी एक ऐसा चर जो पूरे चरों का यानी पूरी आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करे, जो उसे डोमिनेट करे, जो सबसे मेन हो, उसे हम लोग केंद्रवर्ती प्रमाप की माप या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है यानी सांख्यिकी है, उसके 3 भाग हैं। पहला है मीन, इसी को माध्य या मध्यमान कहते हैं, और अर्थमेटिक में इसे औसत कहा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। दूसरा है मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका, इसे मध्यांक कहते हैं। यूपी टेट में अब तक 2 बार माध्यिका निकालने को न्यूमेरिकल के रूप में आ चुकी है, तो उस पर भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। और तीसरा है बहुलांक यानी बहुलक यानी मोड। ये 3 हैं, याद रखिएगा, केवल 3 ही हैं, मीन, मीडियम और मोड। इनके अलावा जो होते हैं, जैसे इसमें मैंने नोट्स में लिख रखा है प्रसार यानी रेंज, इसी को परास बोलते हैं, ये वाला औसत विचलन, मानक विचलन, ये सब केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप नहीं है। एक शब्द आया है, चूँकि इसमें मीन, मीडियम, मोड पर अभी चर्चा आगे होगी, तो मैं आपको प्रसार क्या होता है, रेंज क्या होता है या परास क्या होता है बता दूं। जैसे आपके सामने आंकड़े दे दिए जाएं 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे, तो जो मैक्सिमम वाला नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर वो, और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो, उन दोनों का अंतर यानी डिफरेंस ही प्रसार कहता है। यानी अगर कहीं पर स्टार्टिंग हुई हो 10 से और सबसे बड़ा नंबर हो 60, तो सबसे बड़ा नंबर है 60 और सबसे छोटा नंबर है 10, तो 60 और 10 का जो डिफरेंस होगा 50, यही है प्रसार। इसी को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परास। तो ये 2 PDF हो गए हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा PDF लेते हैं, जिसमें मीन, मीडियन और मोड की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहली डिफिनेशन है बहुलांक की, बहुलक की, मोड की। यानी हमारे सामने जो भी प्राप्तांक आ जाएं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा बार आया है, ज़्यादा बार आने को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यानी जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है उसे ही बहुलक कहते हैं। जैसे किसी पेड़ पर फलों का गुच्छा लगा हो और अधिकतर फल पके हों, तो हम लोग एक एक फल को नहीं देखते हैं, अधिकतर फल पके हैं तो हम लोग मान लेते हैं ये फल पके हुए हैं। अर्थात जब गुच्छे की बात हो जाए, टोली, समूह या भीड़ की बात हो, वहाँ पे एग्जैक्ट काउंटिंग ना करके बहुलक के आधार पे आंसर निकालते हैं। दूसरा है माध्यिका, इसी को मध्यांक या मीडियन कहते हैं। देखिए मीडियन क्या होता है, जो भी हमारे सामने आंकड़े दिए हों उसका जो सबसे बीचों बीच का आंकड़ा होगा वो मीडियन होगा।
बीचों बीच का, याद रखना अभी मैं न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, बिल्कुल बीचों बीच का। यानी डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि प्राप्तांकों के समूह का वह चर यानी वह मान जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक हो, यानी जिसके आधे ऊपर हैं आधे नीचे हैं। इसका मतलब ये चर क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच का होगा। तो जो बिल्कुल बीचों बीच का हो उससे बोलते हैं माध्यिका। तो माध्यिका समझ गए आप लोग। कई सारे पद दिए होंगे जो बिल्कुल बीचों बीच होगा, जिसके ऊपर आधे हों जिसके नीचे आधे हों, उसे हम लोग माध्यिका बोलेंगे। ठीक है भाई। अभी कुछ देर पहले हम परास के विषय में आपको बता चुके हैं, रेंज या प्रसार, कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का अंतर ही प्रसार होता है। उसके अलावा विचलन, प्रसार या परास या औसत विचलन या मानक विचलन, ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में नहीं आते हैं। ठीक है भैया, ये सांख्यिकी में हैं लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आते हैं। तो चलिए, ये तो रहे हमारी डिफिनीशन। अब बात करते हैं इसके अभी तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब एक एक करके आपके सामने विद एक्सप्लेन लाते हैं। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये यूपी टेट 2007 में 6 to 8 में आया है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है। तो अभी कुछ देर पहले इसके विषय में हम बता चुके हैं, ये कहलाता है क्या, सांख्यिकी। यानी इसका आंसर जो है वो सही होगा ए। एक बार फिर से हम आपको पिछला वाला अपना पीडीएफ दिखा दें, आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए, वो सबसे पहला वाला पीडीएफ हम फिर से ले आए हैं। देख सकते हैं मैंने डिफिनीशन दी थी, वह विज्ञान जो संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करता है, वो कहलाता है सांख्यिकी। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और गलती से इसमें टाइप नहीं हुआ है कि ये किस सन में आया है। तो ये लिखा है 7, 8। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 15 अक्टूबर 2017 को 6 to 8 वाला पेपर है। 15 अक्टूबर 2017 का पेपर है। कैसे सोल्यूशन करना है, पहले तो जब भी आपको माध्यिका निकालनी हो, आपको जितने भी चर दिए गए हैं, कोई फार्मूला आपको नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से बता दे रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं यूज़ करना है। आपको सबसे पहले इनको आरोही क्रम में रखना है। आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में। कैसे, देखिए। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, जितने भी अंक दिए गए हैं इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर है। और क्वेश्चन में पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर ना होता तो यहाँ लिख लेते। क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब क्या करना है, इसके बीचों बीच की संख्या देखनी है। अब आप देखिए, यहाँ पे जो अंक हैं वो 6 हैं। अब 6 अंक हैं तो बीचों बीच के कैसे निकालें। तो भैया, बीचों बीच के हमें 2 अंक दिख रहे हैं, 9 और 10, तो उनके बीच की संख्या निकालनी है। अब 2 अंकों के बीच की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 9 और 10 को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो 9 और 10 को जोड़ेंगे आएगा 19, उसका आधा हो जाएगा 9.5। अब आप ध्यान से देखिए, 9.5 आंसर है। चाहे तो आप ये भी दिमाग लगा सकते थे कि आप अगर देखें 6 अंक तो 7, 8, 9 ये 3 अंक अलग कर दो, 10, 11, 12 ये 3 अलग कर दो, तो बीचों बीच कौन है, बीचों बीच है 9 और 10 के बीच में। तो भैया 9 और 10 के बीच में क्या होता है, 9.5। द राइट आंसर इज 9.5। चलिए, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं बहुलक या बहुलांक या मूड। और ये भी आपको हम पीडीएफ नंबर 3 में दिखा चुके हैं ये डिफिनीशन। तो यूपी टेट 2016 का ये 1 to 5 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा बहुलक। और इसका पीडीएफ एक बार आपको हम फिर से दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, हमने पहले आपसे ये पीडीएफ शेयर की थी, इसमें लिखा था बहुलक या बहुलांक क्या है, मूड क्या है, कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में से जो प्राप्तांक सबसे ज़्यादा बार आएगा, अर्थात जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी। भाई आपके सामने कई डिजिट लिखे हों, तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही होता है बहुलक। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इनमें से कौन है, और ये यूपी टेट 2016 का 6 to 8 का पेपर है।
अब ऑप्शन देखिए, कह रहा कौन है, तो भैया केंद्रीय प्रवृत्ति की माप केवल 3 है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये भी हम आपको PDF नंबर 2 में बता चुके हैं। इनके अलावा मैंने स्पेशली नोट करके लिखा था, वीडियो बैक करिएगा तो आप देख लेंगे, मैंने नोट करके लिखा था कि ये जो प्रसार क्षेत्र होता है इसी को परास बोलते हैं, रेंज। या C ऑप्शन जो औसत विचलन है, D ऑप्शन मानक विचलन है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। 3 ही होती हैं, मीन, मीडियम और मोड, यानी इसका आंसर नंबर ठीक होगा B। क्वेश्चन 4 हो चुके हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यूपी टेट 2016 1 to 5 में आया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्ति को स्तंभ द्वारा दिखाते हैं। भैया स्तंभ द्वारा दिखाओ और चाहे ग्राफ द्वारा दिखाओ, दोनों को हम स्तंभ आकृति या बार ग्राफ कह सकते हैं। इसी को हम रेखा चित्र भी कह सकते हैं। तो देखिए स्तंभ द्वारा दिखा रहे हैं तो स्तंभ आकृति, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ, इसी को रेखा आकृति भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, स्तंभ आकृति। जहाँ स्तंभ दिखाएं, जहाँ पे पोल दिखाएं, जहाँ पिलर दिखाएं, जहाँ पे बार दिखाएं, BAR बार, वो स्तंभ आकृति है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं, यूपी टेट 2016 का है 6 to 8 में। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो भैया हम आपको बता चुके हैं 2-3 बार आज ही कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें केवल 3 हैं, समांतर माध्य, माध्य और बहुलक। इसमें प्रसार या परास या रेंज नहीं होता है, ना मानक विचलन होता है, ना औसत विचलन होता है, यानी इसका आंसर होगा ए, प्रसार, इसी को बोलते हैं परास, इसी को बोलते हैं रेंज। तो ये आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं उसे क्या कहते हैं? भैया ये डिफिनीशन भी हम आपको बता चुके हैं स्पेशली। तो यूपी टेट 2016 का क्वेश्चन ये आया हुआ है और इसको भी आधा बता चुके हैं। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये असल में मध्यांक है, इसी को माध्यिका बोलते हैं, इसी को मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मध्यांक होगा, मध्यांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये यूपी टेट 2016 6 to 8 में आया है। कह रहा है आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने वाली विधियों में से एक विधि कौन है? तो भैया आकृति जो आवृत्ति वितरण होता है इसको रेखा चित्र कह लो या स्तंभ चित्र कह लो, रेखा चित्र कह लो या स्तंभ चित्र यानी बार ग्राफ, दोनों एक ही बात है, दोनों को हम स्तंभ आकृति ही कह सकते हैं। असल में ये दोनों एक जैसे ही रूप है, ठीक है भैया। तो ये स्तंभ आकृति होती है। चलिए तो इसका आंसर होगा बी वाला, बी आंसर इसका सही है, स्तंभ आकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, यूपी टेट 2014 6 to 8। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले को क्या कहा जाता है? तो आप अगर याद करेंगे जो सबसे पहली PDF आज की दिखाई थी उसमें यही डिफिनीशन लिखी हुई थी कि जो पूरे आवृत्ति वितरण का प्रतिनिधित्व करेगा, जो इसे डोमिनेट करेगा, जो उसका मेन नंबर होगा, जो उसको बीचों बीच का नंबर होगा, उसे हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या केंद्रवर्ती प्रमाप की माप कह सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर बी सही होगा, केंद्रवर्ती प्रमाप की माप, इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कह सकते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित 7 छात्रों के अंक निम्न प्रकार से हैं: 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। आपसे कह रहा है इनकी माध्यिका बताइए। तो चलिए माध्यिका कैसे निकालना है ये अगले फोटो में आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें इन सभी अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? 23, 36, 38, 40, 51 और 54। अब देखो
आप डिफिनीशन याद करिए। डिफिनीशन क्या था कि आधे प्राप्तांक ऊपर हों, आधे प्राप्तांक नीचे हों, यानी बिल्कुल बीचों बीच। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल बीचों बीच कौन सा चौथा पद है, यानी पहला 23 है, दूसरा 36, तीसरा 38 और चौथा 40, यानी 40। चौथा पद बीचों बीच का है, बस यही हमारा आंसर है। बच्चों याद रखना, अगर एक से ज़्यादा पद हों बीचों बीच, जैसे 2 पद हैं, याद करिए क्वेश्चन नंबर 2 में था, एक जगह 9 था, एक जगह 10 था, तो हम बीचों बीच कैसे निकालेंगे? हमने 9 और 10 को जोड़ के 19/2 आधा कर लिया था, यानी अगर यहाँ भी 2 पद होते तो हम उनको जोड़ के आधा कर लेते। तो फिलहाल यहाँ एक ही पद था, चौथा। आंसर हो गया 40, क्वेश्चन नंबर हो गए हमारे 10 और ये सभी कंप्लीट हो। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें अवश्य बताएं। अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर भी दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।